ताकुतो को एक जानलेवा बीमारी है जिसकी वजह से उसका कभी कोई दोस्त बना ही नहीं और अब उसकी फैमिली ने भी उसे अकेला छोड़ दिया है, तो कोई भी उसे हॉस्पिटल में देखने आता ही नहीं। ऐसे में वो अपना सारा समय एक गेम खेलने में बिताता है। ऐसे ही एक दिन अपनी बीमारी की वजह से उसकी मौत हो जाती है और जब उसे होश आता है वो जंगल में एक पत्थर के बने सिंहासन पर बैठा था। वो सोच ही रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है, तभी जंगल से एक लड़की आती है और वो उसे अपना किंग बुला रही थी। इसका नाम अट्टू है जो कि उस गेम की उसकी सबसे फेवरेट कैरेक्टर है। वो उसे असल जिंदगी में देखकर बड़ा खुश था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रिएक्ट कैसे करे। वहीं एटो को पता था कि वो एक गेम का हिस्सा थी और उसे ये भी पता है कि ताकुतो है कौन, एक लेजेंडरी प्लेयर जिसने कई साल लगातार नंबर 1 पोजीशन हासिल की थी और जितने भी एडवेंचर्स पर वो साथ में गए हैं एटो को वो भी याद है और वो दोनों ही खुश हैं कि वो फाइनली एक दूसरे से मिल पा रहे हैं। क्या तुमने मुझे यहाँ पर समन किया है? नहीं, मुझे भी नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है। मैं भी अचानक से इस जंगल में पहुँच गई। मुझे लगता है कि ये दुनिया इटर्नल नेशंस की गेम जैसी है, पर हम इस बात के लिए श्योर नहीं हो सकते। पर पता करने का एक ही तरीका है। क्या तुम मेरे साथ बिल्कुल पहले जैसा एक नेशन बनाना चाहोगे? ताकुतो को ये आइडिया बहुत पसंद आता है और वो उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है और वो दोनों गेम के सीक्वेंस को दोहराने लगते हैं। लेकिन जब वो आमने सामने कहते हैं वो उन्हें बड़ा अजीब लगता है। लेकिन सबसे पहले उन्हें ये पता करना है कि आखिर वो लोग है कहाँ। तो ताकुतो मैजिक का यूज करके एक स्काउट को समन करता है, लेकिन जब वो उसे आमने सामने देखता है वो उसे बड़ा बदसूरत लगता है। पर दुख की बात यह है कि इसके बारे में वो कुछ नहीं कर सकता था। हमारी सिविलाइजेशन सबसे ज्यादा ईविल और खतरनाक होगी, पर हमें शुरू में ज्यादा अटेंशन नहीं चाहिए ताकि हम किसी से भिड़ ना जाएं, और इसीलिए ये बग उनके काम आने वाला है। वो एक जगह पर रहकर उससे स्काउट करने को कहते हैं। पहले तो वो बग अपनी जगह से हिलता ही नहीं, तो आटो उसे याद दिलाती है कि वो उसका कमांडर है और वो धड़ाधड़ वहाँ से निकल जाता है। ताकुतो देखता है कि बिल्कुल गेम की तरह वो उस बग के साथ अपने विजन को शेयर कर सकता है, लेकिन ऐसा करने में उसका आधा माना खत्म हो गया। अब उसके पास सिर्फ 100 MP बची है और अगर वो अपने बेस बनाना चाहता है तो उसमें उसे 20 MP लगेगी। लेकिन ताकुतो बेस से पहले एक वॉरियर बनाना चाहता था जो कि उनके लिए लड़ेगा। फिक्र मत कीजिए, अगर आप किसी मुसीबत में पड़ेंगे तो मैं आपको बचा लूंगी। काश मैं ऐसा कह पाती। हाँ, तुम सही कह रही हो। तुम हीरो यूनिट का हिस्सा हो तो तुम समय के साथ ही ताकतवर बनोगी और अभी तुम्हारा लेवल सिर्फ 3 है। वहीं वो बग अभी भी अपने स्काउटिंग के काम पर लगा हुआ है, लेकिन अभी तक उसे एक भी मॉन्स्टर नहीं दिखा है। इसका मतलब ये था कि यह जगह छुपने के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन उन्हें ये अजीब भी लगता है क्योंकि अब तक कोई जानवर या मॉन्स्टर तो दिख जाना चाहिए था। और प्रॉब्लम ये है कि अगर उन्हें कोई एनिमल नहीं दिखता है तो उन्हें खाने के लिए अपना माना स्पेंड करना पड़ेगा। अटो उससे माफी मांगती है क्योंकि वो उसके ज्यादा काम नहीं आ पा रही है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा मेरे साथ होना ही मेरे लिए बहुत है। ये सुन के आटो को बड़ा अच्छा लगता है। दूसरी तरफ स्काउट को कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है। वो जंगल के बीचों बीच एक डार्क एल्फ सेटलमेंट को देखता है। वो ताकुतो की लोकेशन से ज्यादा दूर नहीं था। ये तो अच्छी बात है कि वो डार्क एल्फ्स हैं। वो तो ईविल के उतने खिलाफ भी नहीं होते, तो वो माइनॉग्रा किंगडम को अपोज नहीं करेंगे। लेकिन ताकुतो को लगता है कि ये प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि वो अपनी सिविलाइजेशन के इतनी पास एक और सिविलाइजेशन को रहने नहीं दे सकता, क्योंकि वो जितनी देर हो सके उतनी देर छुपकर वॉर को अवॉइड करना चाहता था। तो आटो कहती है कि उन्हें अपनी सिविलाइजेशन को यहाँ से मूव कर लेना चाहिए, जिसके लिए ताकुतो मान भी जाता है क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अभी कुछ तो बनाया ही नहीं था। पर उससे पहले वो उन डार्क एल्फ्स को ऑब्जर्व करना चाहता है। लेकिन तभी आटो अपने पास किसी को सेंस करती है और वो देखते हैं कि जंगल से एक डार्क एल्फ्स का ग्रुप उन्हीं की तरफ आ रहा है। वो लोग भी उन्हें देखकर उतने ही हैरान थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि इस जंगल में और लोग रहते हैं। डार्क एल्फ्स इस जगह पर सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें अपने होम टाउन से बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन इतनी लंबी जर्नी की वजह से काफी सारे फीमेल्स और बच्चे बीमार पड़ने लगे हैं। इसलिए एल्फ्स का छोटा ग्रुप जंगलों में खाना ढूंढने निकला था। लेकिन एमल बहुत डरी हुई थी क्योंकि उसने रूमर सुने हैं कि इस जंगल में एक एंशिएंट ईविल को सील किया गया है। लेकिन लीडर कहता है कि ये सब रूमर्स हैं क्योंकि यहाँ सच में अगर कोई एंशिएंट ईविल होता तो पेड़ इतने अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाते। और जैसे ही वो ताकुतो को देखता है उसकी डर के मारे बुरी हालत थी क्योंकि जो उसे सामने दिख रहा था वो प्योर ईविल था। वो वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन उसे लगता है कि अगर वो कुछ भी गलत करते हैं तो उसकी और उसके लोगों की जिंदगी खतरे में आ सकती है। तो वो डरा डरा ताकुतो के थ्रोन के पास जाता है और उसके सामने अपने घुटने टेकता है। मेरा नाम जिया है और मैं मज़ारा मेल्स का हेड वॉरियर हूँ। हमें माफ करना, हम बिना आपकी परमिशन के इस फॉरेस्ट में आ गए। ये अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी जगह के बारे में पता है, लेकिन तुम बिना परमिशन के इस जंगल में क्या कर रहे हो? हमारे लोग पहले सेंट्रल प्लेन्स में रहा करते थे। हम एक पीसफुल ट्राइब है। लेकिन आटो उसकी लंबी चौड़ी कहानी नहीं सुनना चाहती थी और वो उससे कहती है कि वो शॉर्ट में सुनाए। हम लोगों को हमारी ही जगह से निकाल दिया गया। अब हमारे पास कहीं जाने की कोई जगह नहीं है। हम लोगों को अपनी ही जगह पर जान से मारा जा रहा था, तो हम खाना भी नहीं ले पाए। हमने काफी दिनों से कुछ नहीं खाया है। हमें हमेशा ही शांति चाहते थे, लेकिन इसके बाद भी हम पर हमला कर दिया गया और हमें लोग मारने लगे। तभी ताकुतो उनकी तरफ काफी सारे सेब फेंक देता है। ये तुम्हारे लिए है। क्या तुमने कभी एप्पल्स खाए हैं? क्या मैं इन्हें खा सकता हूँ? पर वहाँ पर लोग भूखे हैं। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके पीछे सभी लोग खा रहे थे और वो उन्हें बड़ा टेस्टी लगता है, तो ताकुतो उन्हें और फल देने लगता है। लेकिन नाटो ये देखकर भड़क जाती है कि जिया उसके किंग का दिया हुआ फल नहीं खा रहा था। तो जिया कहता है कि उसके क्लैन के बहुत सारे लोग हैं और छोटे छोटे बच्चे भी जिन्होंने काफी दिनों से खाना नहीं खाया है और वो उन्हें खिलाए बिना ये नहीं खा सकता।
सकता। ये सुन के टाकटो बहुत सारे फल और सब्जियां दे देता है, ये सारे फल तुम्हारे हैं। जो देखकर आटो भी हैरान हो जाती है। वहीं जिया सोच रहा था कि आज तक उनकी किसी ने भी मदद नहीं करी और वो उससे पूछता है कि आखिर वो है कौन, लेकिन टाकटो कोई जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ काफी सारे डार्क एल्व्स की बुरी हालत थी, लेकिन तभी वो लोग खाना लेकर पहुंच जाते हैं और खाना खाकर वो बहुत खुश थे और खुशी के मारे वो रोने लगते हैं। एक लड़की उनसे पूछती है कि उसे ये खाना कहाँ से मिला, लेकिन जिया उसे सच नहीं बताता और कहता है कि जंगलों में ऐसे ही मिल गया। सभी एल्व्स खा पी कर सो जाते हैं, लेकिन जिया अकेला बैठा हुआ था। तभी विलेज का एल्डर मॉल्टर उसके पास आता है। तुमने आज बहुत अच्छा काम किया। इतनी लंबी उम्र में मैंने कभी भी इतने अच्छे फल नहीं खाए हैं। लेकिन मॉल्टर देखता है कि जिया थोड़ा परेशान दिख रहा था, तो वो इसके बारे में पूछता है। मैं जंगलों में एक लेजेंडरी बीइंग से मिला था, जिसके बारे में शायद हमने किताबों में पढ़ा है। कहा जाता है कि उसे अकर्स लैंड में सील कर दिया गया था। क्या तुम किंग ऑफ रून्स की बात कर रहे हो? मैंने पुरानी कहानियों में पढ़ा था कि जब दुनिया का अंत आने वाला होगा तब किंग ऑफ रून्स सामने आएगा और वो दुनिया को नए तरीके से शुरू करने के लिए उसे खत्म कर देगा। क्या तुमने उससे बात की थी? नहीं, किंग हमारी समझ से परे था, लेकिन उसके साथ में एक लड़की थी जो उसकी बातें हमें बता रही थी। उसकी बातों से मॉल्टर को यकीन हो जाता है कि वो बीइंग कोई एंजल तो है नहीं और उसे लगता है कि उसने इतने खाने के लिए कहीं अपनी सोल तो सैक्रिफाइस नहीं कर दी। लेकिन जिया उसे बताता है कि किंग ऑफ रूम्स ने इस खाने के बदले कुछ नहीं मांगा। लेकिन ये मॉल्टर को बड़ा अजीब लगता है क्योंकि एविल बीइंग्स कभी फ्री में कुछ नहीं देते। जिया को लगता है कि उसने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि उसे उन पर दया आ गई थी और वो उसे हिज ग्रेस कह के बुलाता है, जो सुन के मॉल्टर हैरान हो जाता है क्योंकि उस टाइटल को तभी यूज किया जाता है जब हाईएस्ट रिस्पेक्ट दिखानी हो। लेकिन जिया कहता है कि इसमें गलत ही क्या है क्योंकि वो उनकी रिस्पेक्ट का हकदार है। क्या तुम सच में किंग ऑफ रून्स को डिफेंड कर रहे हो? कहीं उसने तुम्हें हिप्नोटाइज तो नहीं कर दिया? मैं आपको याद दिला दूं, हम बहस इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वो सिविल गॉड ने हमें खाना दिया था और जैसी हमारी सिचुएशन थी मैं क्या कर सकता था। मॉल्टर रियलाइज करता है कि वो उसे जज नहीं कर सकता क्योंकि जैसी उनकी सिचुएशन है किंग ऑफ रून्स पर भरोसा करना लाजमी है। पर ट्राइब का एल्डर होने के तौर पर अब से नेगोशिएशंस को मैं संभालूंगा। मैं 2 सालों से जिंदा हूँ तो मुझे यकीन है कि मैं उसे समझ पाऊंगा। दूसरी तरफ आटो टाकुटो को डांट लगा रही थी क्योंकि उसने बिना सोचे समझे दान करने के चक्कर में अपना माना वेस्ट कर दिया। मुझे उनके लिए बुरा लग रहा था और मैं नहीं चाहता था कि उनके बच्चे भूख से मर जाएं। आटो उसकी बात को समझती है पर वो उसे याद दिलाती है कि उन्होंने तो अपने किंगडम को सेटअप भी नहीं किया, तो वो अपने रिसोर्सेज को ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते। तुम सही कह रही हो, माफ करना मैंने तुमसे पहले बात नहीं की पर आगे से मैं ध्यान रखूंगा। पर मेरी एक और प्रॉब्लम है, जब वो एल्व्स यहाँ पर आए थे मैं इतना नर्वस था कि ढंग से बात ही नहीं कर पाया। क्या आप नर्वस थे इसलिए नहीं ढंग से बात कर रहे थे? मुझे लगा था आप किंग का रोल प्ले कर रहे हैं। तो असल में ये एक इंट्रोवर्ट निकला। इसके बाद वो बग उनके पास वापस आता है और बताता है कि एल्व्स फिर से उन्हीं की तरफ आ रहे हैं। टाकुटो हैरान था कि वो फिर से इधर आने लगे, पर उसे लगता है कि वो इसलिए आ रहे हैं ताकि वो बच्चा खुचा खाना लेकर जा सके। पर काश वो जल्दी से यहाँ से चले जाएं क्योंकि हमारी सिविलाइजेशन और उनके बीच तो कॉन्फ्लिक्ट ही होगा। वो सीधा उन्हें यहाँ से निकलने को कह सकता था, लेकिन उसे आटो के अलावा किसी और से बात करनी पड़ेगी जो उसके बस का है ही नहीं। ये देख के आटो कहती है कि वो टाकुटो की जगह नेगोशिएशंस को संभाल सकती है ताकि सभी को लगे कि टाकुटो एक मिस्टीरियस और इविल किंग है, ना कि कोई इंट्रोवर्ट नल्ला। इसके थोड़ी देर बाद वो दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं। सबसे पहले मॉल्टर अपना इंट्रोडक्शन देता है और अपनी ट्राइब को खाना देने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है और जिसने उसकी मदद की है वो उसका नाम जानना चाहता था। तो आटो उन्हें बताती है कि वो किंग ऑफ रून्स टाकुटो इरा के सामने है। उन्हें यकीन नहीं होता कि टाकुटो सच में वही किंग ऑफ रून्स है, जिसकी वजह से वो और ज्यादा डर जाते हैं और मॉल्टर फिर से उसकी दया के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। टाकुटो ये देखकर खुश था कि एल्व्स के साथ सब कुछ स्मूथ जा रहा है और आटो उनसे कहती है कि वो अपना खाना ले और उनके जंगल से निकल जाएं। ये सुन के वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि किंग ऑफ रून्स की मदद के लिए उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और वो आटो से पूछते हैं कि क्या वो सच में बिना रिटर्न में कुछ दिए यहाँ से जा सकते हैं। आटो उनसे कहती है कि उनके पास कुछ वैल्यूएबल है ही नहीं जो कि वो उन्हें ऑफर कर सके। मॉल्टर डरा हुआ था क्योंकि अगर किसी तरह से वो उसे वापस पे नहीं करते तो कहीं अंत में उन्हें अपनी सोल ना देनी पड़े। पर ऑब्वियसली वो लास्ट वाला पार्ट मुंह खोलकर नहीं बोलता, तो टाकुटो आटो को बात करने के लिए बुलाता है, जो कहती है कि ये बहुत परेशान कर रहे हैं, इससे अच्छा तो यही होगा कि इन सबको मारकर वो काम रफा दफा करे। लेकिन टाकुटो उनके साथ एक बेनिफिशियल रिलेशनशिप बनाना चाहता था और वो जानता है कि वो किंग ऑफ रून्स जैसी चीज से ऐसे ही फ्री में कुछ लेने से डर रहे हैं। तो वो कहता है कि उन्हें शांत करने के लिए उन्हें कुछ रीजनेबल मांगना चाहिए। आटो को भी ये आइडिया पसंद आता है और जब वो ये दोनों एल्व्स को बताती है उनके भी दिमाग को थोड़ी शांति मिलती है। लेकिन वो अभी भी सोच रही थी कि उन्हें क्या मांगना चाहिए। तो आटो कहता है कि वो बाहर की दुनिया के बारे में उनसे पूछे। खाने के बदले तुम्हें टाकुटो को बाहर की दुनिया के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी होगी, लेकिन इन्फॉर्मेशन देते ही तुम्हें और तुम्हारे लोगों को जंगल से निकल जाना होगा। पर इसका मतलब ये होता कि सारे एल्व्स फिर से बेघर हो जाएंगे। तो मॉल्टर उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उन्हें यहाँ पर रहने दे। ऐसा नहीं होने वाला, और अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है तो तुम्हें टाकुटो के बारे में किसी को नहीं बताना है। जिया कुछ कहने वाला था क्योंकि अगर डार्क एल्व्स जंगल से निकल गए तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, पर मॉल्टर उसे रोक देता है क्योंकि वो किंग ऑफ रून्स को गुस्सा नहीं दिला सकते थे। इसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, पर टाकुटो सोच में पड़ जाता है कि क्या ये करना सही होगा।
होगा, क्योंकि अगर वो लोग यहाँ से निकल गए तो वो कभी भी मारे जा सकते हैं। तुम लोग मेरे सिटीजन बन जाओ। आप आखिर करना क्या चाहते हैं? मैं रिफ्यूजी स्ट्रेटजी यूज करने की सोच रहा हूँ। डार्क एल्व्स न्यूट्रल होते हैं, पर अगर हम उन्हें अपनी सिविलाइजेशन में आने देते हैं तो क्या पता गेम की तरह वो भी इविल बन जाएं। पर माइनॉग्रा के मेन सिटीजन होमुंकुली से वो बहुत ज्यादा अलग हैं। तुम्हें पता है ना वो कितने भद्दे दिखते हैं, और उनके साथ हम बात भी नहीं कर सकते। क्या तुम हमेशा वैसे लोगों को देखना चाहोगी? मेरे किंग यहाँ पर एक सिविलाइजेशन बनाना चाहते हैं, और अगर तुम किंगडम के सिटीजन बनते हो तो किंग तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। वो उससे पूछते हैं कि उसकी सिविलाइजेशन ज्वाइन करने पर उन्हें क्या मिलेगा। आटो कहती है कि जब वो लोग माइनाग्रा को ज्वाइन करेंगे उन्हें इविल समझा जाएगा, लेकिन वो ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर नहीं ये पूरा उन्हीं का डिसीजन है। लेकिन अगर वो ज्वाइन करते हैं तो उसमें काफी मजा आएगा। इसके बाद हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जब टाकुटो और आटो डार्क एल्व्स के कैंप की तरफ जा रहे थे। क्योंकि उन्होंने टाकुटो के नेशन को ज्वाइन करने का डिसीजन ले लिया है तो वो सभी लोग उसके सामने झुककर उसके लिए रास्ता खाली कर देते हैं, और वो उस थ्रोन की तरफ जा रहा था जो उन लोगों ने उसके लिए बनाया है। लेकिन जो भी उसके इविल ऑरा के थोड़ी भी करीब पहुंचता है वो बेहोश हो जाता है। वहीं कई लोग उसे देखकर एक्साइटेड भी थे। जिया सभी को वार्न करता है कि वो डायरेक्टली टाकुटो को ना देखें क्योंकि वो उसे रूट समझेगा, लेकिन टाकुटो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जिसके बाद वो सभी एल्फ से कहता है कि जो भी यहाँ पर मौजूद है वो माइनॉग्रा का सिटीजन है। इतना कहते ही स्पीच खत्म हो जाती है। वहीं जिया को लग रहा था कि और भी चीजें होंगी क्योंकि अटो ने कहा था कि वो इविल बन जाएंगे, लेकिन तभी जिया कुछ फील करने लगता है। नफरत बढ़ती जाती है। जिस दौरान उसके दिमाग में उसके और उसके लोगों के खिलाफ जो भी हुआ था वो सब चलता ही जा रहा था, और ये सारी चीजें डार्क एल्फ ट्राइब के हर मेंबर के साथ हो रही थी। और जब ये सारी मेमोरीज खत्म होती है वो काफी रिलीव्ड फील कर रहे थे क्योंकि उनके पास टाकुटो जैसा बीइंग उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए है। इसके बाद माइनॉग्रा के किंगडम में कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन टाकुटो के लिए चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं क्योंकि इस कॉन्टिनेंट पर पहले ही दो बड़े नेशंस हैं। पहला है होली किंगडम ऑफ कोआलिया जो कि एक ह्यूमंस का किंगडम है जो कि होली गॉड आर्लोस को वर्शिप करते हैं, और दूसरा नेशन एल्व्स का है एलना अलायंस ऑफ एलिमेंटल्स, और वो नेचर को वर्शिप करते हैं। और अगर उन्हें उनके इविल नेशन का पता लग गया तो उनका काम तमाम हो जाएगा। इन डोमिनेंट नेशन से लड़ने के लिए उनके पास मिलिट्री पावर ही नहीं है। ये सब सोचकर वो दोनों ही बच्चों की तरह परेशान होने लगते हैं। लेकिन तभी टाकुटो सोचता है कि सारी चीजें बुरी नहीं है क्योंकि नॉर्मली माइनॉग्रा के सिटीजन्स होमुंकुली होते हैं जिनके दिमाग में भूसा भरा होता है, और अब क्योंकि डार्क एल्व्स हैं तो वो शायद रिसर्च में काम आ सके। इसके बाद जिया टाकुटो के सामने ईमेल को लेकर आता है और बताता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है जो कि लेजेंड्स और बाकी नेशंस के बारे में बहुत कुछ जानती है। आल्टो कहती है कि वो उन तीनों को माइनॉग्रा के एडमिनिस्ट्रेशन की इंपॉर्टेंट पोजीशन देगी। वो मॉल्टर को स्टेट अफेयर्स मैनेज करने का काम देती है, और जिया पहले की तरह माइनॉग्रा का हेड वॉरियर रहेगा तो फोर्सेस को कमांड करना और नए सोल्जर्स को रिक्रूट करने का भी काम उसी का होगा। ये सुन के जिया खुश हो जाता है और कहता है कि जो भी टाकुटो के रास्ते में होगा वो उसे जान से मार देगा। ये सुनकर टाकुटो थोड़ा घबरा जाता है और आटो उन्हें याद दिलाती है कि वो पीस पसंद करता है तो उन्हें फालतू में किसी से झगड़ा नहीं करना है। जिया को यकीन नहीं होता कि किंग ऑफ रून्स गांधी को फॉलो करता है। आटो कहती है कि वो आराम करें क्योंकि वो जल्द ही लोगों के लिए घर बनाना शुरू करने वाले हैं, लेकिन वो देखती है कि वो तीनों के तीनों जल्दी से जल्दी काम शुरू करना चाहते थे, जिसके लिए टाकुटो मान जाता है। लेकिन वो कहता है कि उन्हें घर ऐसे बनाने चाहिए ताकि फॉरेस्ट को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। तो मोल्टर कहता है कि ऐसा तभी मुमकिन है जब वो हॉलो ट्रीज को घर की तरह यूज करने लगे। ये सुन के टाकुटो बड़ा खुश होता है और उनसे कहता है कि जब वो चाहे शुरू कर सकते हैं और रिफॉरेस्ट करना ना भूलें। लेकिन उन तीनों में से कोई भी रिफॉरेस्टिंग का मतलब नहीं जानता था। ये लोग नहीं जानते, जहाँ तक चीजें मुझे पता लगी है यहाँ की मैजिक टेक्नोलॉजी फोर्ट्रेस बिल्डिंग तक पहुँच गई होगी। आटो उनसे पूछती है कि क्या वो मिलिट्री मैजिक और 6 मेजर एलिमेंट्स के बारे में नहीं जानते। मोल्टर कहता है कि वो 4 मैजिक एलिमेंट्स के बारे में जानता है, लेकिन उनमें से किसी ने भी मिलिट्री मैजिक के बारे में नहीं सुना था। मोल्टर पूछता है कि जितना हमारे किंग ने सोचा था हमारी मैजिकल टेक्नोलॉजी उससे पीछे है। हाँ, लेकिन जब हम उसे एडवांस कर लेंगे तो हम बाकी के नेशन से काफी आगे पहुंच चुके होंगे। इसके बाद आटो उन्हें समझाती है कि रिफॉरेस्टेशन का मतलब जहाँ से वो पेड़ काटते हैं वहाँ एक और पेड़ लगाना है, पर मोल्टर कहता है कि उन्हें दोबारा उगने में तो कई 100 साल लग जाएंगे। तो आटो उसे बताती है कि रिफॉरेस्टेशन टेक्नोलॉजी में मेजर एलिमेंट्स का यूज किया जाता है ताकि उनकी ग्रोथ को एक्सेलरेट किया जा सके, और ये सारी विजडम उनके किंग टाकुटो की है। एल्म पूछती है जो एप्पल किंग ने दिए थे क्या वो भी उन्होंने ही बनाए हैं। आटो उसे बताती है कि हाँ, वो सारी उसी की क्रिएशन है और उसे उनके अंगूर बहुत पसंद है। एमल कहती है कि जो पर्पल वाले फ्रूट्स थे वो उसे बहुत अच्छे लगे थे तो उसने उसके बीज प्लांट कर दिए और वो अब उगने भी लगे हैं। टाकुटो सोचता है कि जो फ्रूट्स उसने क्रिएट किए थे वो दूसरी दुनिया के थे, यानी वो इमरजेंसी प्रोडक्शन का यूज करके वो ऐसी चीजें भी बना सकता है जो इस गेम में एग्जिस्ट नहीं करती, और इस बात को कंफर्म करने के लिए वो एक कॉइन को क्रिएट करता है। इसका मतलब ये है कि मैं इस पावर से गन पाउडर, बेस मेटल्स, यहाँ तक की ऑयल भी बना सकता हूँ। इस दुनिया का सऊदी अरेबिया और अमेरिका मैं ही बनूंगा, पर उसके लिए मुझे बहुत सारा माल माना चाहिए, फिर तो पूरी दुनिया पर मेरा ही राज
राज होगा। दूसरी तरफ होली नेशन को मेक इविल प्रेजेंस के बारे में पता लगा है, तो होली सेंट और बिशप कुछ नाइट्स के साथ वहाँ जा रहे हैं ताकि वो उसे इन्वेस्टिगेट कर सके। वही नाइट्स ने कहानियां सुनी है कि सेंट के पास स्पेशल पावर होती है, लेकिन जो चीजें उन्होंने अभी तक देखी हैं वो बिल्कुल एक नॉर्मल लड़की जैसी लगती है। लेकिन जब उनके ऊपर कुछ गॉब्लिन्स हमला कर देते हैं, वो सेंट अपनी पावर्स का उनके ऊपर यूज करती है और एक ही झटके में सभी गॉब्लिन्स को होली फ्लेम से जलाकर राख कर देती है। उसकी पावर्स को देखकर नाइट्स भी हैरान थे और बिशप बताता है कि सेंट की एबिलिटी की वजह से ही वो एल्फ से इतने अच्छे रिलेशन को मेंटेन कर पा रहे हैं और अपने किंगडम से सभी इविल को दूर रखा है। इसलिए सोलेना कॉन्टिनेंट के 7 ग्रेट सेंट्स में से एक है। आगे सोलेना बिशप से पूछती है कि जो अकर्स लैंड में उसने सेंस किया था उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए उसने किसे भेजा है, पर बिशप कहता है कि वो पैलेडिन्स को उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए नहीं भेज सकता। वो लैंड डार्क कॉन्टिनेंट के अंदर आता है, वहाँ जाने के लिए कभी भी सेंट्रल चर्च नहीं मानेगा। ये सुन के सोलेना कहती है कि तो वो खुद चली जाएगी, तो बिशप हार मानकर कहता है कि वो अपने कुछ सोल्जर्स को भेज देगा। दूसरी तरफ आटो सभी एल्फ से कहती है कि वो कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। वहीं उन लोगों ने टाकुटो का सिंहासन और भी ज्यादा बड़ा कर दिया है और वहाँ पर एक छत भी डाल दी है और अब टाकुटो को बाहर नहीं सोना पड़ेगा। तभी उसके किंगडम के एडमिनिस्ट्रेटर्स वहाँ पहुँच जाते हैं क्योंकि आज उनकी डोमेस्टिक फेयर मीटिंग है। साथ ही उन्होंने टाकुटो के लिए नए क्लोथ्स डिजाइन करना भी पूरा कर दिया है। जैसा कि उसने कहा था, नए कपड़े पहनकर टाकुटो बड़ा खुश हो जाता है क्योंकि वो कब से हॉस्पिटल के कपड़े पहन रहा था। भाई ये किस तरह के कपड़े हैं? ये क्या टाइगर श्रॉफ और रणवीर को कंपटीशन देना चाहता है? इसके बाद वो मीटिंग को शुरू करने वाले थे, लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि टाकुटो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और सारी चीजों को एंजॉय कर रहा है। तो आटो कहती है कि मीटिंग को वो शुरू करेगी और जब किंग रेडी होगा वो वहाँ पर आ जाएगा। सबसे पहले मॉल्टर आटो से पूछता है कि उन्हें किस तरह की बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना चाहिए क्योंकि थ्रोन रूम के अलावा उन्होंने कुछ नहीं बनाया है, बस बेसिक काम जैसे जमीन को बराबर किया है। आटो कहती है कि उन्हें सबसे पहले फूड प्रोडक्शन फैसिलिटी बनानी चाहिए क्योंकि उन लोगों का पेट भरा रखना ज्यादा जरूरी है। जिया उससे पूछता है कि टाकुटो तो उनके लिए खाना बना ही सकता है, तो उन्हें उसकी फिक्र करने की क्या जरूरत है? हम खाने के लिए हमेशा उनके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, जब वो यहाँ पर नहीं होंगे तब हम क्या करेंगे? जिसके बाद वो एक अजीब सी चीज दिखाती है और उन्हें बताती है कि ये फ्लैश ट्री है। उसे देखकर सभी लोग घबराए हुए थे, लेकिन आटो की एक्सप्लेनेशन उन्हें और ज्यादा डरा देती है क्योंकि एक तरह का ये स्पेशल मीट उगाता है जो कि ह्यूमन मीट जैसा लगता है। लेकिन सभी लोग उसे बताते हैं कि ज्यादातर एल्फ ऐसा मीट नहीं खाना चाहेंगे जो कि ह्यूमन मीट जैसा लगता हो। तो टाकुटो कहता है कि वो सही कह रही है, सबकी पसंद अलग होती है और वो उनके लिए भी कुछ करेंगे। और उनकी मीटिंग का अगला टॉपिक रिसर्च है। उनकी नेशन बहुत छोटी है और अगर वो जल्दी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें नई टेक्नोलॉजी का इजाद करना होगा। आटो कहती है कि वो लोग मिलिट्री टेक्नोलॉजी पर काम करेंगे। नॉर्मल मैजिक एक साथ लगभग दर्जन के आसपास लोगों को अटैक करना परमिट करता है, जो कि मॉल्टर अभी कर ही सकता है, लेकिन मिलिट्री मैजिक एक साथ हजारों लोगों पर अटैक कर सकता है, यहाँ तक कि वो लोग जमीन को बदल सकते हैं ताकि वॉर में उन्हें एडवांटेज मिल सके। मॉल्टर ये सब सुन के एक्साइटेड हो जाता है, तो वो कहता है कि वो इस रिसर्च को खुद हैंडल करेगा और आखिरी बारी मिलिट्री प्लानिंग की थी। जिया कहता है कि वो तुरंत ही आर्मी को ट्रेन करना शुरू कर देगा, लेकिन टाकुटो उसे रोक देता है क्योंकि मिलिट्री नेशन में ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करती और अभी तो बस वो रिसोर्सेज खाएगी। वैसे भी अगर वो आर्मी बना भी लेते हैं तो उनके नंबर इतने नहीं है कि वो किसी को हरा सकें। लेकिन जिया कहता है कि अगर उनके पास आर्मी नहीं होगी तो वो उसे प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? ऊपर से जिया और मॉल्टर के ऊपर बाउंटीज है क्योंकि वो डार्क एल्व्स के लीडर हैं। टाकुटो सिचुएशन को समझ जाता है, लेकिन वो अपने रिसोर्सेज को आर्मी बनाने में नहीं लगाना चाहता था, तो वो कहता है कि वो सब कुछ एक हीरो बनाने में लगाएंगे, जिसके लिए आटो भी मान जाती है क्योंकि भले ही हीरो बनाने की प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा है, लेकिन एक इंसान को खिलाना पिलाना एक आर्मी से बहुत ज्यादा आसान है। ये सब सुन के बाकी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वो लोग आटो से पूछते हैं कि हीरो से उनका क्या मतलब है। आटो उन्हें बताती है कि माइनाग्रा के कुछ हीरोज हैं जो कि किंग को सर्व करते हैं। वो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और उनकी एबिलिटीज भी कमाल कर है, पर वो थोड़े सन के भी हैं, तो उनसे डील करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। किसी भी हीरो को समन करने के लिए हमें कई सारी कंडीशंस को पूरा करना पड़ता है, पर जिस हिसाब से अपनी प्रोग्रेस चल रही है वो जल्दी एक हीरो को समन कर पाएंगे और एक हीरो को समन करना आर्मी जितनी बड़ी बात नहीं है, तो हमारा किंगडम छुपा रह सकता है। और अभी के लिए उनके मीटिंग के सारे टॉपिक्स खत्म हो जाते हैं। माइनाग्रा के लोगों की हैप्पीनेस टाकुटो के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो जितने ज्यादा खुश होंगे उसको माना उतना ही ज्यादा मिलेगा। दूसरी तरफ एम्पायर में जूनियर पैलेडिन लोर्नियस प्रे कर रहा था, तभी वहाँ हाई पैलेडिन वेल्डस आता है जो कि उससे बात करना चाहता था। वेल्डस देखता है कि उसके गले में एक वेडिंग रिंग है, यानी घर पर उसका एक फैमिली इंतजार कर रही होगी। वो उससे पूछता है कि उसकी फैमिली कैसी है, तो लोर्नियस बताता है कि उसकी एक वाइफ है मार्शा और एक बेटी जिसका नाम मीना है, पर इससे ज्यादा वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं करना चाहता। लोर्नियस ने सुना था कि वेल्डस थोड़ा बदतमीज है और जो चीजें उसने देखी हैं रूमर सही थे, पर वो बुरा इंसान नहीं लगता। वहीं वेल्डस को लगता है कि उनका मिशन बड़ा ही बेकार है, पर लोर्नियस उसे याद दिलाता है कि ये मिशन सेंट की रेवलेशन से रिलेटेड है। वैसे तुम कह तो सही रहे हो, पर हमें फिर ऐसे नोबड़े क्यों मिले हैं? हमारी पूरी टीम में सिर्फ हम ही 2 पैलेडिन्स हैं और बाकी सब तो मर्सनरीज हैं। दूसरी तरफ माइनाग्रा में कंस्ट्रक्शन बड़ी ही तेजी से चल रहा है और ये जगह फाइनली एक प्रॉपर नेशन जैसी लगने लगी थी।
थी। और अब डार्क एल्व्स फ्लैश ट्री से घबराते नहीं है। वहीं टाकुटो बड़ा खुश था क्योंकि स्क्रीन की जगह अपनी आंखों से ये सब कुछ देखना बड़ा ही अलग एक्सपीरियंस है। एमएल उसे बताती है कि ये जगह उनका रेजिडेंशियल एरिया है, पर क्योंकि उसका सारा फोकस फूड प्रोडक्शन पर था वो होम्स पर काम नहीं कर पा रही है। पर फ्लैश ट्रीज बड़ी ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं तो स्टोर हाउस भी जल्दी बन जाएगा। दूसरी तरफ मॉल्टर अपने मैजिक रिसर्च पर काम कर रहा है और उसने इसके लिए एक मैजिक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बनाया है। साथ ही पास में ही उन्हें एक स्प्रिंग भी मिल गया है तो पानी की उन्हें कोई चिंता नहीं है। और जिस बिल्डिंग के अंदर वो है वो पब्लिक ऑफिस है जिसके अंदर माइनॉग्रा की मीटिंग रखी जाएगी। टाकुटो सारी प्रोग्रेस को देखकर खुश था। जब माइनव से मिला था ये मौत की कगार पर थे पर अब बड़े ही खुश लग रहे हैं। वहीं एमएल कंफ्यूज थी क्योंकि उसे नहीं पता कि टाकुटो क्या सोच रहा है। तो टाकुटो उसे बताता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास तुम्हारे जैसी सिटीजन है। ये सब सुन के एमएल इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि वो खुशी के मारे रोने लगती है। इसके बाद एमएल उसे फ्लैश ट्री फार्म दिखाती है और जो टूल्स टाकुटो ने उन्हें दिए थे उसकी वजह से उनकी फार्मिंग बड़ी ही तेजी से चल रही है। लेकिन एमएल अभी भी उन फ्लैश ट्रीज को बात करता हुआ सुनकर डर जाती है। इसके बाद एमएल उसे वाटर सोर्स को दिखाने लेकर जाती है, लेकिन जैसा वो देख कर गए थे ये जगह बिल्कुल अलग लग रही है और पानी भी पूरी तरह से काला होने लगा है। वहाँ पर मॉल्टर और जिया भी आ जाते हैं क्योंकि एमएल ने उनसे कहा था कि वो यहाँ पर एक एक्वा डेक बनाना चाहती है, पर अब उन्हें लगता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन तभी एटो कहती है कि पानी बिल्कुल सेफ है और ये साबित करने के लिए वो उसे पीने लगती है, जो देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और आटो उन्हें लंबी सांस लेने को कहती है। और जब वो दोनों ऐसा करते हैं वो पहले से बेटर फील करने लगते हैं। आटो उन्हें बताती है कि ये माइनॉग्रा के इविल नेशन के कुछ बेनिफिट्स हैं। उनके नेशन के आसपास का एरिया कर्स्ड हो जाता है और जो इविल क्रीचर्स होते हैं इससे उन्हें माइनर बफ्स भी मिलते हैं और जो भी क्रीचर्स गुड या फिर न्यूट्रल होते हैं उनके ऊपर पेनल्टी लगती है। तो यहाँ का पानी, हवा और वातावरण भले ही डरावना हो पर उनके सिटीजन के लिए ये बेनिफिशियल है। और इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि अगर सारी जगह कर्स्ड दिखेगी तो वो छुप कर ज्यादा समय तक नहीं रह पाएंगे। तो मॉल्टर कहता है कि शायद अब उन्हें आर्मी बनाने पर फोकस करना चाहिए, लेकिन आटो कहती है कि वो फिक्र ना करें, एक हीरो उनके नेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी होगा। लेकिन वो लोग अभी भी कंफ्यूज थे, भला एक हीरो करेगा क्या। तो वो उन्हें अपनी पावर्स दिखाती है। उसके पीछे से टेंटिकल्स बाहर आते हैं और उसके पीछे के सारे पेड़ों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो देखकर सभी लोग हैरान थे। आटो उन्हें बताती है कि वो भी एक हीरो है और क्योंकि वो यहाँ पर काफी समय से है उसकी ताकत अब वापस आने लगी है, लेकिन वो अभी भी अपने प्राइम जितनी ताकतवर नहीं हुई है। पर मेन बात यह है कि हीरो समय के साथ स्ट्रॉन्ग होते रहते हैं, तो जब तक उनका सामना किसी बड़ी मुसीबत से नहीं होता उन्हें नेशन को आगे बढ़ाने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। लेकिन टाकुटो आटो पर गुस्सा भी था क्योंकि सिर्फ अपनी पावर को दिखाने के लिए उसे उन पेड़ों को डिस्ट्रॉय करने की कोई जरूरत नहीं थी। वहीं ये सब देखकर वो दोनों टाकुटो से और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और वो उसके लिए एक पैलेस बनाना चाहते थे। पैलेस? वो तो बस रिसोर्सेज की बर्बादी है, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो तीनों कहते हैं कि वो बहुत जरूरी है कि उसके पास एक कासल हो, वरना उन्हें बहुत बुरा लगेगा। ये सब सुनकर आखिरकार टाकुटो मान जाता है और वैसे भी वो फ्यूचर में एक फ्लोटिंग कासल भी बनाने वाला था और अभी चीजें स्मूथ चल रही है तो उन्हें शुरुआत अभी ही कर देनी चाहिए। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते थे कि पैलेडिन सब धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहे हैं और जब वो माइनॉग्रा पहुंचेंगे उनके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। रास्ते में लोनियस वर्डल को बताता है कि ज्यादातर बारबेरियंस नॉर्थ में गए हुए हैं क्योंकि होली किंगडम ऑफ ग्वालिया के नॉर्थर्न प्रोविंस में अचानक से ही बारबेरियंस आ गए हैं और इसी वजह से वहाँ पर सेंट और उसकी आर्मी को भेजा गया है। लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें बारबेरियंस को कंट्रोल करने में काफी मुश्किल हो रही है। जिसके बाद एक मर्सनरी कहता है कि वो वहाँ पर इसलिए नहीं गए क्योंकि उन्होंने सुना है कि वहाँ पर एक विच है। रात को वो आराम करने के लिए एक जगह पर रुक जाते हैं जहाँ लोनियस बार्गो से विच के बारे में पूछता है। बार्गो ने सुना है कि नॉर्थ में जो कुछ भी हो रहा है वो एक विच की वजह से हो रहा है, लेकिन लोनियस को इस पर यकीन नहीं होता। पर बार्गो कहता है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए द होली नाइट्स को भी भेजा गया है तो ये भी उस विच से रिलेटेड तो नहीं है। वर्डल उसे बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, डार्क एल्व्स भागकर उस जंगल में चले गए थे तो वो उन्हीं को इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं। जिसके बाद वर्डल कहता है कि अगर उन्हें कुछ खतरनाक मिल भी जाता है तो वो बस वहाँ से भाग जाएंगे। पर लोनियस को ये बात पसंद नहीं आती और उसे लगता है कि अगर उन्हें कुछ इविल दिखता है तो उन्हें अपनी जान को खतरे में डालकर उसे खत्म कर देना चाहिए। वर्डल उसे समझाता है कि वो ग्लोरी के पीछे ना भागे, ऐसी सिचुएशन जरूर आएगी जब उन्हें अपनी जान को खतरे में डालना पड़ेगा, लेकिन वो डिसीजन सोच समझ कर लेना होगा। उन सबके पास फैमिली है जिन्हें इनकी जरूरत है, जो कि जीने के लिए एक अच्छा रीजन है। दूसरी तरफ टाकुटो सभी एल्व्स को इकट्ठा करता है जहाँ वो फ्लैश ट्री की मदद से उसी क्रीचर को फिर से बना देता है, जो देखकर सभी एल्व्स हैरान हो जाते हैं क्योंकि टाकुटो ने अपनी ताकत से एक नई जिंदगी बना दी थी। पर आटो कहती है कि ये उसके मास्टर की पावर की एक छोटी सी झलक है तो उन्हें अपनी जिंदगी को उसकी सेवा में ही लगा देना चाहिए। इसके बाद वो अपने थ्रोन रूम में वापस जाता है जहाँ वो खुश था कि लोगों ने ज्यादा सवाल नहीं पूछे और वो इस बात से भी खुश है कि यूनिट को बनाने के लिए उन्हें सिर्फ सामान इकट्ठा करना है और उसमें माना डालना है और अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो हीरोज को भी समन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा माना और रिसोर्सेज की जरूरत होगी। आटो से पूछती है कि सबसे पहले वो कौन से हीरो को समन करना चाहता है। मैं सबसे पहले बग्स की क्वीन इसला को समन करूंगा, वो हमारे इंसेक्ट यूनिट्स को और ज्यादा पावर दे सकती है, वो लार्वा यूनिट्स भी बना सकती है
है, जिससे हमारे पास और भी ज्यादा वर्कर्स हो जाएंगे। और ऊपर से इसला की परफॉर्मेंस वॉर और डोमेस्टिक अफेयर्स में बहुत अच्छी है। वैसे भी उसके अलावा हम किसी और को अभी नहीं बुला सकते। सबकी पर्सनैलिटीज बहुत ज्यादा बुरी हैं। कोई पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है तो कोई पूरी दुनिया को तबाह करना चाहता है। दूसरी तरफ होली नाइट्स और मर्सनरीज के सामने एक हिल जायंट आता है। लोनियस सभी को उससे फाइट करने के लिए तैयार कर रहा था, लेकिन तभी वर्डल कहता है कि वो अकेला उससे लड़ेगा। उनके पास ज्यादा समय नहीं है और वो क्वालिया की सीक्रेट टेक्निक का यूज करने लगता है, जिसमें प्रेयर्स की ताकत को अपनी तलवार में डाला जाता है और वो डिवाइन पावर का यूज कर सकते हैं, जिससे उनकी फिजिकल एबिलिटीज भी एनहांस हो जाती हैं। इसलिए एक हाई होली नाइट की पावर एक लेसर ड्रैगन जितनी होती है, जिसके बाद वर्डल उस जायंट के ऊपर अटैक करके उसे खत्म कर देता है। दूसरी तरफ टाकोटो बर्गर खा रहा था और आटो उससे कह रही थी कि उसे कुछ हेल्दी खाना चाहिए, पर वो उसे बताता है कि हॉस्पिटल में वो सिर्फ हेल्दी ही खा रहा था, तो वो उन सब से बोर हो चुका है। वहीं टाकोटो इतने सारे सर्वेलेंस बग्स की मदद से फॉरेस्ट के आसपास का एरिया भी देख पा रहा था और इस बारे में डिस्कस करने के लिए वो बाकी सबसे बात करना चाहता है, क्योंकि फॉरेस्ट के बगल में ही एक टाउन है जो कि क्वालिया का हिस्सा नहीं है। आटो उसे बताती है कि ये शायद एक न्यूट्रल नेशन है और उन्हें अपना अगला कदम संभल के बढ़ाना होगा, क्योंकि उन्हें ही सबसे पहले उनके बारे में पता लगने वाला है। अरे तुम फिक्र मत करो, इतनी जल्दी हमारे बारे में किसी को नहीं पता लगा होगा। ऐसा आपको नहीं बोलना चाहिए। जब कोई ऐसा बोलता है तभी चीजें उल्टे पुल्टे होने लगती हैं। टाकोटो कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन तभी उसे होली नाइट्स और मर्सनरीज दिख जाते हैं और वो आटो से कहता है कि वो शांतिपूर्वक उन सबको यहाँ से भगा दे, और अगर वो नहीं जाते हैं। इतने में वो सब कुछ समझ गई थी। इसके बाद आटो उन सबसे मिलने जाती है। वर्डल उससे पूछता है कि वो है कौन और इस अकर्स लैंड में क्या कर रही है। आटो उनसे कहती है कि वो एक डार्क एल्फ है और अपनी जान बचाने के लिए इस जंगल में आई है। जिसके बाद वो उनसे पूछती है कि वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लेकिन वर्डल कहता है कि उसे जंगल में कुछ काम है, लेकिन आटो उनसे कहती है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सुन के लोनियस उससे कुछ कहने वाला था, लेकिन वर्डल उसे रोक देता है और कहता है कि जब बड़े बात कर रहे हो तो बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। ये सुन के लोनियस को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कह पाता। वर्डल उससे कहता है कि वो यहाँ पर कुछ ही काम से आए हैं और बिना उसे कंप्लीट किए वो यहाँ से नहीं जा सकते। तो आटो उसे समझाती है कि उसके लोगों ने बहुत ज्यादा तकलीफें सही है और अब जाकर उन्हें शांति से रहने की जगह मिली है। तो वर्डल उसे बता देता है कि वो यहाँ पर होली रेवलेशन की वजह से आए हैं, जिसके हिसाब से इस फॉरेस्ट में एक बहुत बड़ी कैलामिटी है। ये सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और लोनियस कहता है कि वापस जाकर वो इसे रिपोर्ट करेगा, क्योंकि होली रेवलेशन नेशनल सीक्रेट होते हैं और बिना परमिशन के उसे ऐसे ही बता देना बहुत बड़ा पाप है। पर वर्डल को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था और वो आटो से कहता है कि इसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो अंदर जाने दे, लेकिन वो फिर से मना कर देती है और कहती है कि जंगल में ऐसी कैलामिटी नहीं है और वो वापस जा सकते हैं। लेकिन इसकी वजह से लोनियस उससे इविल एनर्जी को सेंस कर पा रहा था और वो पूछता है कि क्या सच में जंगल में कोई कैलामिटी नहीं है, जिस पे आटो फिर से ना में जवाब देती है और वर्डल उससे पूछता है कि इस कैलामिटी के क्या चांसेस हैं कि वो उनके और उनके लोगों के ऊपर आएगी, जिस पे आटो कहती है कि ऐसा होने के जरा भी चांस नहीं है। तो वर्डल उसे भगवान की कसम खाने को कहता है। ये सुन के आटो स्माइल करती है और कहती है कि वो अपने भगवान की कसम खाती है। वर्डल उस पे भरोसा कर लेता है और सभी से कहता है कि वो यहाँ से जा सकते हैं। उनकी इन्वेस्टिगेशन का यही रिजल्ट है कि जंगल में कुछ भी प्रॉब्लमैटिक नहीं है। लॉर्नियस उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसकी एक बात भी नहीं सुनता। तो लॉर्नियस इस मिशन की कमांड को अपने हाथ ले लेता है और उन सभी मर्सनरी से कहता है कि वो उस लड़की को पकड़ ले। आटो बड़े ही प्यार से उन सबको समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई भी नहीं सुनता। अगले पल लॉर्नियस को होश आता है और वो खून से लथपथ हो रखा था और भले ही वो जिंदा हो, बाकी के मर्सनरीज मारे जा चुके हैं। वर्डल चिल्लाता है कि किसी को पीछे चले जाना चाहिए ताकि वो वापस जाकर सारी चीजों को बता सके, पर बार्गो उसे बताता है कि उसने पहले ही मैसेंजर को मार दिया है और आटो उनसे कहती है कि जिस कैलामिटी को वो ढूंढ रहे थे वो उनके सामने है। वहीं ये सब देखकर लॉनियस की फटी पड़ी थी, लेकिन वर्डल सभी को बैटल फॉर्मेशन में आने को कहता है और वो लोग एरोस से अटैक करते हैं, लेकिन आटो अपने टेंटिकल से सभी एरोस को ब्लॉक कर देती है। वर्डल कभी भी उस जैसे बीइंग से लड़ना नहीं चाहता था और आटो भी कहती है कि अगर उस गधे ने दखल ना दी होती तो वो उन सबको यहाँ से जाने देती, लेकिन उस चूहे की वजह से वो सब लोग मरने वाले हैं। वर्डल को पहले ही आटो की ताकत का एहसास हो गया था, इसलिए वो यहाँ से जा रहा है, लेकिन उसकी पावर को देखकर उसे यकीन हो जाता है कि वो एक विच है। एक विच एक कैलामिटी क्लास मॉन्स्टर होती है जिसे ऑफिशियली नेशनल थ्रेट की तरह रिकॉग्नाइज किया जाता है। आटो मर्सनरीज के लिए कहीं ज्यादा ताकतवर थी, तो वो उन्हें पीछे रहने को कहता है और दोनों होली नाइट्स आटो से लड़ने जाते हैं और वो डिवाइन एनर्जी का यूज करने लगते हैं। आटो को लगता है कि उनकी ताकत कुछ भी नहीं है और उनके अटैक को ब्लॉक करते हुए उन्हें कमजोर बुलाती है, लेकिन तभी वो ये देखकर हैरान थी कि उन्होंने उसके 2 टेंटिकल्स को काट दिया था और वो रियलाइज करती है कि उनकी ताकत उनकी होली स्वॉर्ड्स की वजह से बढ़ रही है। वहीं वर्डल रियलाइज करता है कि अगर वो आटो के सभी टेंटिकल्स को काट देंगे तो वो उसे हरा सकते हैं, लेकिन आटो ऐसा नहीं होने दे सकती थी, तो वो 2 मर्सनरीज को हॉस्टेज ले लेती है ताकि वो उसके ऊपर अटैक करना बंद कर दे। लेकिन वर्डल लोनियस को समझाता है कि अगर वो अभी उसे जाने देते हैं तो शायद बाद में वो उनके किंगडम पर अटैक कर देगी, तो वो उससे
लड़ना जारी रखते हैं और अटैक करके हॉस्टेजेस के साथ साथ उसके टेंटिकल्स भी काट देते हैं। आटो ये देखकर हैरान थी कि वो अपने साथियों को इतनी आसानी से काटने को तैयार हो गए और अब वो बुरी तरह से डर रही थी। ऐसा सिर्फ उन दोनों को लगता है क्योंकि ये सारी चीजें उसके लिए बस एक गेम थी। अगले ही पल में उसने वर्डल को अपने टेंटिकल से टांग दिया था जो कि उसने जमीन के अंदर से बाहर निकाले थे। वर्डल लोनियस से कहता है कि उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए और उसके एक सेकंड बाद एक टेंटिकल उसके सर में घुस जाता है। ये सब देखकर लोनियस हैरान था क्योंकि उन्होंने तो आटो के सारे टेंटिकल्स काट दिए थे। पर मैंने कब कहा कि मैं उन्हें दोबारा नहीं उगा सकती। दोबारा उगाना छोड़ो, मैं जितने मर्जी टेंटिकल्स ला सकती हूँ। मैं तुम्हारे साथ बस खेल रही थी। लोनियस सभी मर्सनरीज से कहता है कि वो चारों तरफ भाग जाएं। अगर वो अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं तो शायद उनके पास बचने का चांस हो, लेकिन आटो उनका पीछा भी नहीं करती क्योंकि उसे इतनी मेहनत करने का कोई शौक नहीं था और अगर वो पहले चले गए होते तो उसे अपनी इतनी एनर्जी भी ना वेस्ट करनी पड़ती। वहीं लोनियस पीछे रुक गया था ताकि वो आटो को उनके पीछे ना जाने दे। लोनियस फिर से अपनी होली स्वॉर्ड टेक्निक की मदद से आटो के ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन तभी वो ये देखकर हैरान था कि आटो भी सेम टेक्निक का यूज कर रही थी और उसके अटैक को ब्लॉक कर देती है। उसे समझ नहीं आता कि उसकी तरह का एक इविल क्रीचर होली स्वॉर्ड टेक्निक का यूज कैसे कर सकता है। नॉर्मली ऐसा नहीं कर पाती मैं, पर जब मैंने वर्डल को मारा मैंने उसके सारे एक्सपीरियंस और स्वॉर्ड टेक्निक को ऑब्जॉर्व कर लिया और अब मैं उतनी ही स्किल्ड हूँ जितना वो था। जिसके बाद वो वर्डल की टेक्निक का यूज करके लोनियस के ऊपर अटैक करने लगती है और कहती है कि वर्डल सच में कमाल का स्वॉर्ड्समैन था, लेकिन उस गधे की बेवकूफी की वजह से वो मारा गया। क्या तुमने कभी ये सोचा कि तुम अपनी बीवी और बच्चों के पास कैसे जाओगे? ये सुन के लोनियस हैरान हो जाता है क्योंकि इसका मतलब ये है कि सिर्फ वो उसकी ताकत और टेक्निक को अब्सॉर्ब नहीं कर रही है बल्कि उसने वर्डल की मेमोरीज को भी अब्सॉर्ब कर लिया है। अगर ऐसा है तो वो समय के साथ और भी ज्यादा ताकतवर होती रहेगी। क्या तुम जानना चाहोगे वर्डल मरने से पहले क्या सोच रहा था? अपनी मौत को सामने देखकर भी उसके दिमाग में यही चल रहा था कि उसके साथी किसी तरह जिंदा यहाँ से बचकर चले जाएं। लोनियस कहता है कि उसकी विल अभी भी जिंदा है क्योंकि वो मर्सनरीज यहाँ से बचकर जा चुके हैं, लेकिन आटो उसे बताती है कि वो खुद उनके पीछे नहीं गई। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जिंदा बचे हैं, वो सब के सब मारे जा चुके हैं। उसके ऑर्डर पर डार्क एल्व्स ने पहले ही सभी मर्सनरीज को मार दिया है। ये सुन के गुस्से में लोनियस उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इसका ऑब्वियसली कोई भी असर नहीं होता और आटो उससे कहती है कि अगर उसने वर्डल की बातें मान ली होती वो इस वक्त अपनी फैमिली के साथ घर पर होता। पर तुम्हारी बेवकूफी की वजह से अब तुम मरने वाले हो। इसके बाद तुम्हारी फैमिली भी मारी जाएगी और मैं उन्हें तब तक तड़पाऊंगी जब तक कि वो मौत की भीख नहीं मांगने लगेंगे। जिसके बाद मैं उन सभी विलेजेस में जाऊंगी जिनसे होते तुम यहाँ पर आए हो और उन सभी को भी मार दूंगी। और जब वो पूछेंगे कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, मैं उन्हें तुम्हारे बारे में बताऊंगी। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से होगा। तुम एक अच्छे इंसान हो, भगवान में विश्वास रखते हो और अपनी फैमिली से प्यार करते हो, पर मुझे ऐसे ही इंसानों से नफरत है जो हमेशा खुद को सही मानते हैं। जिसके बाद वो उसे मार देती है और बाकी अब जाकर उसे बताते हैं कि उन्होंने बाकी सभी लोगों को भी मार दिया है। जिया उससे पूछता है कि जो वो सब कह रही थी वो सच में करने वाली है, पर आटो उससे कहती है कि वो बस मजाक कर रही थी, वो भला ये सारी चीजें क्यों करेगी। और अब उसे यहाँ से जल्दी से जाना था क्योंकि उसे अपने मास्टर को कोई चीज बतानी है। फाइट के शुरू होने से पहले वर्डल ने आटो को एक विच बुलाया था, जबकि वो एक हीरो है और उसने नॉर्थ में विच होने के बारे में भी कुछ कहा था, लेकिन टाकोटो ने गेम में कभी भी विच क्लास के बारे में नहीं सुना था, तो उन्हें लगता है कि ये दुनिया उनके गेम से अलग है। लेकिन इस चीज का आटो को फायदा भी हो रहा है क्योंकि गेम में वो बस हराए हुए अपोनेंट्स की एबिलिटीज को छीन पाती थी, लेकिन अब वो उनकी मेमोरीज को भी छीन सकती है, जिसकी वजह से बिना कुछ किए उन्हें कोआलिया की सिचुएशन का भी पता लग गया है। उनकी ज्यादातर आर्मी अभी नॉर्थ में फंसी हुई है और वो लोग विच के बारे में भी ज्यादा नहीं जानते। बस उन्हें इतना पता है कि वो एक बड़ी आर्मी जितनी तबाही मचा रही है और वो लोग उसे अराकिनो द स्लर्पिंग विच के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम विच को देखते हैं जिसने चारों तरफ तबाही मचा रखी है और वो मरे हुए लोगों को भी कंट्रोल कर सकती है। वहीं टाकोटो को लग रहा था कि नॉर्थन विच कुछ समय पहले ही वहाँ पर आई है, तो शायद वो भी उन्हीं की तरह इस दुनिया में भेजी गई है और उसकी ताकत भी एक हीरो यूनिट जितनी है। उसके एक्शन से वो भी इविल लग रही है, तो टाकोटो उससे बात नहीं करना चाहता था, पर क्योंकि उसकी ताकत एक हीरो जितनी है वो भी अपने हीरो को समन करना चाहता है और वो अब इसला की जगह एक कॉम्बैट वाले हीरो को समन करना चाहता है। वहीं टाकोटो अब अपनी पॉलिसीज को चेंज करना चाहता है क्योंकि वो विच और कोआलिया उनके दुश्मन होने वाले हैं, तो उनके साथ भी एक नेशन होनी चाहिए। ईस्ट की न्यूट्रल नेशन उनका साथ जरूर देगी अगर इसमें उसका फायदा होगा। और पैलेस के कंप्लीट होने के बाद वो उस नेशन को इन्वेस्टिगेट करना चाहता है, जिस दौरान वो अपनी फोर्सेस की ताकत को भी बढ़ाएगा। दूसरी तरफ ईस्ट की एक सिटी में बारबेरियंस अटैक कर रहे हैं, तभी स्टाफ होल्डर उन बारबेरियंस के ऊपर लाइटनिंग से अटैक कर देती है और सबसे कहती है कि वो जल्दी से रीइंफोर्समेंट्स को लेकर आए। वहीं आटो थोड़ी दुखी थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने उन पैलेडिन्स के साथ कुछ ज्यादा ही कर दिया, पर टाकोटो कहता है कि वो इन सब के बारे में ना सोचे और वो रियलाइज करती है कि भले ही टाकोटो काइंड हो लेकिन वो एक इविल बीइंग भी है, तो इन सब से उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि टाकोटो का पैलेस बनकर तैयार हो गया है और उसके नेशन में सारी चीजें बड़ी ही स्मूथली चल रही हैं। वहीं आटो उससे कह रही थी कि जल्द ही उसका पैलेस इतना बड़ा होगा कि वो आसमान
को छूने लगेगा, लेकिन तभी वो रियलाइज करती है कि वो यहाँ का किंग है, लेकिन उसके पास एक भी सर्वेंट नहीं है। टाकुटो को भी लगता है कि वो किंग है और उसके पास सर्वेंट ना होना बहुत ही अजीब लगेगा, तो वो आटो से कहता है कि वो ऐसा सर्वेंट लाए जिससे बात करना आसान हो, क्योंकि उसे बात करना नहीं आता। उस मीटिंग के बाद से उसने अपनी जनता से बात भी नहीं करी है, पर आटो उसे याद दिलाती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो सभी लोगों को एक काली एनर्जी जैसा दिखता है और अब उसके पास एक प्लान था। आटो को इतना एक्साइटेड देखकर टाकुटो को डर लगने लगता है, लेकिन फिर भी वो उससे कहता है वो जो चाहे कर सकती है। इसके बाद वो तीनों को अपने पास बुलाती है और उनसे कहती है कि वो टाकुटो के लिए विलेज की सारी लड़कियों को यहाँ पर लेकर आए। ये सुन के टाकुटो के साथ साथ वो तीनों भी हैरान हो जाते हैं, लेकिन मोल्टर को लगता है कि जो वो समझ रहे हैं शायद वो ऐसा नहीं कहना चाहती और उससे पूछती है कि वो यंग लड़कियों को क्यों बुला रहा है। आटो कहना चाहती थी कि यंग लड़कियों के साथ टाकुटो को बात करने में आसानी होगी, पर इतना लंबा चौड़ा कहने की जगह वो कहती है कि वो यंग लड़कियों को पसंद करता है। टाकुटो देखता है कि सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है और वो खुद ही उन तीनों को सारी चीजें समझा देता है और वो यंग गर्ल्स को अपने सर्वेंट की तरह इसलिए बुला रहा है ताकि उनके रिसोर्सेज ढंग से यूटिलाइज हो सके, क्योंकि वो बाकी के वर्कर्स को उनके इंपॉर्टेंट काम से नहीं हटाना चाहता। तो वो बच्चे जो बाकी के काम नहीं कर सकते वो उसके सर्वेंट बन सकते हैं और वो बच्चों से बात करने के लिए और खेलने के लिए एक्साइटेड था, लेकिन उसने एक चीज के बारे में नहीं सोचा था कि वो सभी नॉर्मल लोगों को भयानक दिखता है, जिसकी वजह से सारे बच्चे रो रहे थे। इन सब की वजह से टाकुटो को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन विलेज में ऐसे कोई बच्चे हैं ही नहीं जो कि किंग को देखकर नहीं डरेंगे। तो जिया मोल्टर से पूछता है कि क्या उसने किंग को ट्विन से मिलवाया है, पर मोल्टर कहता है कि वो किंग के लिए डिसरिस्पेक्टफुल होंगे और आटो के पूछने पर बताता है कि वो दोनों बच्चियां अनाथ हैं और भले ही वो तेज हैं पर मुसीबत खड़ी करती रहती हैं। आटो को लगता है कि अगर वो समझदार हैं तो किंग की सर्वेंट तो बन ही सकती हैं और वो उन्हें बुलाने को कहती है। इसके कुछ देर बाद वो दोनों ट्विंस पैलेस में पहुंच जाती है, जिनमें से एक का नाम कारिया है और दूसरी का मारिया। और जहाँ कारिया पूरी रिस्पेक्ट के साथ बात कर रही थी, मारिया टाकुटो से ऐसे बात करने लगती है जैसे वो उसका बिछड़ा हुआ दोस्त हो। आटो कारिया से उसके शरीर वाले निशान के बारे में पूछती है। कारिया बताती है कि कुछ समय पहले उसे एक बीमारी हुई थी और भले ही वो ठीक हो गई है लेकिन वो निशान अभी भी उसके शरीर पर हैं। जिसके बाद आटो पूछती है कि मारिया के साथ क्या हुआ था। कारिया बताती है कि उसके साथ बहुत भयानक हुआ था, उसने अपनी माँ को खा लिया। हम लोग उनकी मदर के सैक्रिफाइस को कभी भी नहीं भूल पाएंगे। ये सुन के टाकुटो याद करता है कि वो एल्स काफी लंबे समय से ट्रैवल कर रहे थे, यानी जब उनके लोग भूखे पड़े थे तो उनकी मदर ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया और जबरदस्ती अपनी माँ को खाने के बाद मारिया का दुनिया की तरफ नजरिया ही बदल गया है, जिसकी वजह से आटो को लगता है कि वो टाकुटो के लिए एक अच्छी सर्वेंट नहीं बनेगी। लेकिन तभी मारिया उसकी तरफ जाने लगती है और कहती है कि उससे टाकुटो बिल्कुल सफेद दिखता है। ये सुन के टाकुटो हैरान हो जाता है क्योंकि ज्यादातर लोग उसे ब्लैक एनर्जी की तरह देखते हैं। क्या तुम मुझे सर्व करने के लिए तैयार हो? मारिया कहती है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगी। जिसके बाद वो कारिया से पूछता है। वो कहती है कि उसकी छोटी बहन होने के नाते वो भी उसके साथ आएगी। तो ये तय हुआ, अब से तुम दोनों मेरा ध्यान रखोगी। उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद मोल्टर उसके पास आता है और उसे बताता है कि उनकी मदर के मौत के बाद से उन्होंने कोई भी इमोशन फील नहीं किया था। तो वो टाकुटो से रिक्वेस्ट करता है कि वो उनके साथ पेशेंट रहे। इसके बाद वो दोनों अपनी ड्यूटीज को शुरू कर देते हैं, पर जब मारिया उसके लिए पानी ला रही थी वो गलती से पानी उसके ऊपर ही गिरा देती है। कारिया उसे पोंछते हुए फिर से माफी मांगने लगती है और हमें पता चलता है कि ये पहली बार नहीं हुआ है। उसी वक्त वहाँ पर आटो भी पहुँच जाती है और मारिया को डांट लगाने लगती है, लेकिन टाकुटो उससे कहता है कि वो उनके ऊपर इतना गुस्सा ना करे। तो वो शांत हो जाती है और टाकुटो को बताती है कि उसे एक मीटिंग में जाना है और क्योंकि वो दोनों उसके अटेंडीज हैं तो वो भी उसके साथ जाएंगी। इसके बाद वो सभी लोग मीटिंग में पहुंच जाते हैं, जहां सबसे पहले रिपोर्ट अमल देती है। वो बताती है कि पैलेस का कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया है, तो काफी वर्कर्स फ्री हैं और सामान भी काफी पड़ा हुआ है, तो वो नए प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए तैयार हैं। तो टाकुटो और आटो उससे कहते हैं कि वो क्लिनिक पर काम करना शुरू कर सकती है। जिसके बाद मोल्टर की बारी थी, जो उन्हें बताता है कि उसने मिलिट्री मैजिक बना लिया है और ट्रेनिंग के बाद बाकी के लोग भी उसे कास्ट कर पाएंगे और वो उस रून माना का यूज करके जो कि पैलेस बनाता है उससे पावरफुल मैजिक को भी कास्ट कर सकते हैं। आटो उसे कहती है कि अभी के लिए वो मैजिक स्किल ट्री के 6 मेजर एलिमेंट्स पर रिसर्च पर फोकस करे। इसके बाद जिया बताता है कि आर्मी के पास टोटल 5 स्काउट बग हैं। वो फॉरेस्ट के एरिया की बाहर की जांच नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो पूरा एरिया प्लेन है और अगर वो वहाँ बग्स को भेजते हैं तो उनके बारे में लोगों को पता लगने का खतरा बढ़ जाएगा। आटो उसे कहती है कि फॉरेस्ट के बारे में उन्हें जितना पता लगना था पता लग चुका है, तो वो सारे बग्स को फॉरेस्ट की बाउंड्री के पेट्रोल पर लगा दे। मीटिंग को खत्म करके टाकुटो वापस आ रहा था, लेकिन तभी मारिया उससे टकरा जाती है और सारे मीटिंग के डॉक्यूमेंट्स नीचे गिर जाते हैं। कारिया आकर उससे माफी मांगती है और पेपर को उठाने में मदद करने लगती है, लेकिन उठाने के चक्कर में वो एक पेपर को फाड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि टाकुटो उन पर गुस्सा करेगा, लेकिन वो उनसे कहता है कि वो इसके बारे में ज्यादा ना सोचे और अपने थ्रोन पर जाकर बैठ जाता है। इसके बाद वो दोनों उसके पास आती हैं और पूछती हैं कि क्या वो बुरा इंसान है, क्योंकि वो लगातार इतनी गलतियां कर रही हैं और अगर कोई बुरा इंसान होता तो वो उन्हें मार चुका होता। तुम्हें क्या लगता है अच्छे और बुरे इंसान में क्या फर्क होता है? एक अच्छा इंसान बस अच्छे काम करता है और बुरा इंसान
इंसान सिर्फ बुरे काम करता है। तुम आदि सही हो। अच्छे इंसान को हमेशा अच्छे काम करना और सच बोलना पड़ता है, लेकिन बुरा इंसान हमेशा बुरे काम नहीं करता। वो बस मतलबी होते हैं जो बिना दूसरों की फीलिंग के बारे में सोचे अपने मतलब की चीजें करते हैं। तो मैं चाहूँ तो तुम्हारे साथ जितना मर्जी काइंड हो सकता हूँ। वैसे भी मुझे पता है कि तुम लोग जानबूझकर गलतियाँ कर रहे हो। वो उसे बताते हैं कि वो सारी गलतियां इसलिए कर रहे थे ताकि वो गुस्से में आकर उनकी जान ले ले, क्योंकि जो उन्होंने किया है उन्हें नहीं लगता वो जीना डिजर्व करते हैं। मैं जानता हूँ जिस चीज से तुम गुजरे हो उसके बाद जीना मुश्किल है। मैं इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि तुम क्या महसूस कर रहे हो, लेकिन एक बात मैं जानता हूँ, तुम्हारी मदर ने जब खुद को सैक्रिफाइस किया होगा वो चाहती थी कि तुम जिंदा रहो, तो तुम्हें अपनी जिंदगी को खुलकर जीना चाहिए ताकि तुम्हारी मदर का सैक्रिफाइस बर्बाद ना हो जाए। ये आसान नहीं होने वाला है, पर मैं हर वक्त तुम्हारा साथ दूंगा। ये सब सुनकर वो दोनों इमोशनल हो जाती हैं और उसे गले लगाती हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर आटो आती है जो देखती है कि वो दोनों लड़कियाँ उसके थ्रोन पर सो रही हैं। वहीं आटो उसके लिए अपने बगल वाली सिटी की रिपोर्ट लेकर आई थी। वो एक मल्टीरेशियल नेशन फॉरनगॉन की सिटी है। वो नेशन न्यूट्रल है और मोस्टली उसमें ह्यूमंस और बीस्टमैन रहते हैं और इस सिटी का नाम ड्रैगन टैन है। अगर उसमें मिक्स्ड रेस रहते हैं तो शायद वो हमारी बात सुन सकते हैं, लेकिन वो नेशन से इतनी दूर क्यों है? आटो उसे बताती है कि वहाँ पर ड्रैगन वेन माइन है जो कि माना प्रोड्यूस करते हैं, तो उन्हें जल्दी से जल्दी उस सिटी को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। और अभी ड्रैगन टैन के ऊपर बारबेरियंस जैसे ओगर्स और गॉब्लिन्स अटैक कर रहे हैं और अभी तक उनकी कंट्री से वहाँ पर कोई भी रिइंफोर्समेंट नहीं पहुंची है और उन्हें उनसे लड़ने में काफी मुश्किल हो रही है। टाकुटो को लगता है कि इस दौरान वहाँ पर कई रेफ्यूजीज भी होंगे और अगर वो उन्हें शरण देते हैं तो इनसे उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ जाएगी और ड्रैगन टन से अच्छे रिलेशन भी बनेंगे, जिसके बाद ड्रैगन वेन माइन पर कब्जा करने में आसानी होगी। तो वो आटो को उन सब से बात करने के लिए भेज देता है, लेकिन जब वो सिटी की तरफ जा रहे थे उनके सामने कुछ बीस्टमैन आते हैं। बीस्ट किन का लीडर उन्हें देखकर डरा पड़ा है क्योंकि वो इतने ज्यादा डार्कनेस से कवर्ड हैं कि वो उन्हें अपनी आंखों से दिख रही है। कपोली सभी को शांत रखने की कोशिश कर रही है क्योंकि उसके आदमी इतने ज्यादा डरे हुए हैं कि वो डर के मारे कभी भी अटैक कर सकते हैं। वहीं उन्हें माइनोग्रा के एक्सिस्टेंस को अभी भी सीक्रेट रखना था, तो वो उन सबको मारने के लिए तैयार थी। लेकिन इस बालक पेपे को सिचुएशन के बारे में कुछ नहीं समझ आ रहा था और वो आटो का नाम पूछकर सीधा उससे बात करने लगता है, जो देखकर आटो इतनी ज्यादा हैरान थी कि वो उन्हें अभी ना मारने का डिसाइड करती है। जिसके बाद उसे पता लगता है कि वो सभी लोग असल में ड्रैगन टन से आए हैं, तो वो उन सभी को किंग ऑफ माइनोग्रा से मिलवाने लेकर जाती है। वहीं कपोली की फटी पड़ी थी क्योंकि अगर कोई आटो जैसी चीज को कमांड कर रहा है तो वो तो और भी ज्यादा भयानक होगा। और जब वो टाकुटो के सामने खड़ी थी, जितना उसने सोचा था वो उससे भी भयानक निकलता है क्योंकि उसके सामने सिर्फ काला अंधेरा दिख रहा था और कुछ भी नहीं। और अब उसे लगने लगता है कि उसने गलती कर दी। आटो से मिलने से पहले उनके ऊपर एक जायंट ने अटैक कर दिया था, पर पेपे ने ग्रास मैजिक का यूज करके उस जायंट को हरा दिया, लेकिन वो दिमाग से अभी भी पैदल है। तो उस जायंट को खत्म करने की जगह वो उसके ऊपर चढ़कर अपनी तारीफ की मांग करने लगता है। तो वो जायंट फिर से खड़ा होकर पेपे के ऊपर अटैक करने वाला था, पर उसी वक्त कपोली मड और ग्रास मैजिक का यूज करती है और उसे एक बड़े से पत्थर से बांध देती है, जिसके बाद वो उस गधे को डांट लगाने लगती है क्योंकि फ्यूचर में उसके ऊपर कई जिंदगियां निर्भर होने वाली हैं। वो कहता है कि वो आगे से ध्यान रखेगा, पर उसे देख के नहीं लगता कि उसे कुछ भी समझ आ रहा है। वहीं बारबेरियंस अगर ड्रैगन टन पे हमला करते रहे तो जल्द ही उनकी पूरी सिटी खत्म हो जाएगी और उन्हें अभी तक नहीं पता कि वो अटैक्स करवा कौन रहा है। उन्हें बस एक ही क्लू मिला था और वो ये था कि अकर्स लैंड में एक कैलामिटी के होने के रूमर्स फैल रहे हैं, इसलिए वो पेपे को लेकर वहाँ इन्वेस्टिगेट करने जा रही थी। लेकिन अब उसे पछतावा होने लगता है क्योंकि उस मंदबुद्धि की एक हरकत उन सबकी जिंदगी पर खतरा डाल सकती है। तभी अचानक से पेपे माइनोग्रा के किंग से बात करने लगता है। क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे? ये सुन के कपोली की हालत खराब हो जाती है क्योंकि ऐसे बात करने से ही किंग उनकी जान ले सकता था और वो डर के मारे टाकुटो से माफी मांगने लगती है। लेकिन असल में टाकुटो खुश था और कहता है कि वो उससे बात जरूर करना चाहेगा। इसके बाद उन सभी को खाने पर बिठाया जाता है जहाँ कारिया कपोली के लिए एप्पल जूस लेकर आती है। उससे चखकर कपोली हैरान हो जाती है क्योंकि उसने कभी भी ऐसा जूस नहीं पिया था और यहाँ के ग्लास की क्वालिटी कॉन्टिनेंट के बेस्ट वर्कर से भी बहुत ज्यादा अच्छी है। वो जूस पेपे को भी बहुत अच्छा लगता है और वो एक और गिलास मांग रहा था, लेकिन तभी उसका ध्यान भटक जाता है और जिया के पास जाकर उसके मसल्स की तारीफ करने लगता है, जिसके बाद वो अपने मैजिक को मोल्टर को दिखाने लगता है। वहीं जो भी वो कर रहा था सब उसे करने देते हैं क्योंकि टाकुटो को उसकी हरकतें अच्छी लग रही थी। वहीं टाकुटो एक दोस्त बनाकर खुश था, लेकिन उसे नहीं पता कि दोस्त के साथ किया क्या जाता है। और जब वो कपोली से डांट खा रहा था, टाकुटो उससे पूछता है कि क्या वो गेम खेलना चाहेगा, जिसके लिए ऑब्वियसली वो तैयार हो जाता है और वो दोनों बैठकर गेम खेलने लगते हैं। सबसे पहले वो पेपे का बनाया हुआ गेम खेलते हैं जब वो दो छोटे ग्रास को लेकर एक दूसरे की तरफ खींचते हैं, ये देखने के लिए कि किसका ग्रास ज्यादा ताकतवर है। जिसके बाद वो अलग अलग गेम्स खेलते रहते हैं और वो टाकुटो के बनाए हुए भी गेम्स खेलता है और कहता है कि उसे बहुत मजा आया और वो इन गेम्स को ड्रैगन टन में बेच सकता है। मुझे अपनी फ्रेंडशिप को साइड करके एक ट्रेड रिलेशनशिप बिठानी होगी, माइनोग्रा के रूलर की तरह। सारा खाना पीना खत्म होने के बाद आटो उनसे पूछती है कि वो यहाँ पर
क्यों आ रहे थे। कपोली उन्हें बताती है कि उनकी सिटी पर लगातार बारबेरियंस अटैक करते जा रहे हैं, जबकि वो लार्ज सिटी से दूर रहते हैं और वो इसीलिए यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने आई थी। क्या तुम इन्वेस्टिगेट किस लिए करने आई हो? क्योंकि तुम्हारी मिलिट्री पावर्स बहुत कम है। ये सुन के कपोली घबरा जाती है, क्योंकि अगर उन्हें पता लगा कि उनकी मिलिट्री की क्या हालत है तो शायद माइनोगरा नेगोशिएट करने की जगह उनकी सिटी पर कब्जा ही कर ले। नहीं, हमारी मिलिट्री अभी भी स्ट्रॉन्ग है, हम उन सबको आसानी से हरा सकते हैं, पर फिर भी इसके बारे में पता करना जरूरी था। ये सुन के सभी लोग कन्विंस हो जाते हैं कि उनकी मिलिट्री पावर काफी स्ट्रॉन्ग होगी। आप ये क्या कह रही हैं? आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर हमने उन बारबेरियंस के आने की वजह का पता नहीं लगाया तो हमारी सिटी खत्म हो जाएगी। ये सब देखकर आटो को उसके लिए बुरा लगने लगता है, पर वो उसे समझाती है कि उनका कोई भी बुरा इंटेंशन नहीं है। वो अभी के लिए अपने नेशन पर ही फोकस कर रहे हैं, लेकिन बारबेरियंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ड्रैगन टन के तबाह होने के बाद वो इसी फॉरेस्ट की तरफ आएंगे। वो जितनी हो सके उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन इसके बदले में उन्हें ड्रैगन वेन चाहिए। लेकिन उन्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो ड्रैगन वेन की ओनरशिप उनके साथ शेयर करने को तैयार हैं, क्योंकि अभी उन्हें ज्यादा माना नहीं चाहिए, लेकिन एलिमेंटल कन्वर्जन का उनके पास एक्सक्लूसिव राइट होना चाहिए। कपोली ये सुनकर हैरान थी कि उनके पास माना एनर्जी को एलिमेंटल एनर्जी में कन्वर्ट करने की टेक्नोलॉजी पहले से ही मौजूद है, क्योंकि उस टेक्नोलॉजी को परफेक्ट करने में ड्रैगन टन को 10 साल और लगने वाले हैं। क्योंकि माइनोगरा उनसे कहीं ज्यादा एडवांस्ड है, उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाने में उनका भी फायदा होगा। लेकिन आखिरी डिसीजन पेपे का होने वाला है, क्योंकि वो यंगेस्ट स्टाफ बेयरर है और ड्रैगन टन का फ्यूचर रूलर। और पेपे कहता है कि वो माइनोगरा के हर इंसान के साथ दोस्त बनना चाहता है। कुछ समय बाद वो मीटिंग बुलाते हैं ताकि वो उनके अलायंस की टर्म्स को डिस्कस कर सकें। माइनोगरा खाने पीने वाली चीजों को उनकी तरफ भेजेगा, जिसके बदले में वहाँ से वो मेटल की चीजें और डेली की जरूरत का सामान मंगवाएंगे। और उन्हें इन सब के लिए पेपे का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर उसने सच ना बताया होता तो वो कभी इतनी आगे बढ़ते ही नहीं, और इससे पहले माइनोगरा उनकी कंट्री की मदद कर पाती, वो कब की डिस्ट्रॉय हो गई होती। तभी मारिया और कैरिया उससे पूछती हैं कि ड्रैगन टन किस तरह की नेशन है। ये सुन के वो लोग रियलाइज करते हैं कि वो तो उस नेशन के बारे में कुछ जानते ही नहीं, और बिना उनके बारे में पता हुए वो उनके साथ अच्छे रिलेशन नहीं मेंटेन कर पाएंगे, तो उन्हें उनके बारे में और भी चीजें जाननी होगी। ये सुन के वो दोनों कहती हैं कि इन्वेस्टिगेशन के लिए वो दोनों जाएंगी, पर टाकोटो मना कर देता है, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा खतरा होगा। पर वो किसी इंपॉर्टेंट बंदे को भी नहीं भेज सकता था, क्योंकि वो नेशंस के बीच प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। वहीं वो दोनों लड़कियां जाने की जिद करने लगती हैं, और आखिर में वो मान ही जाता है। वहीं ये सब देखकर आटो जेलस फील करने लगती है, क्योंकि वो किसी और की क्यूटनेस की वजह से मान चुका था। और जब वो वापस थ्रोन रूम में आता है, आटो अभी भी गुस्से में थी, तो मारिया टाकोटो से कहती है कि जो भी वो फील कर रहा है वो सच सच उसे बता दे। माफ करना अगर किसी वजह से तुम्हें बुरा लग रहा हो तो, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता। जो तुम मेरे लिए करती हो मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। तुम हमेशा मेरे साथ रहती हो, और तुम्हारे अलावा मैं किसी और को नहीं चुनूंगा। ये सब सुन के आटो उसके साथ एक शादीशुदा जिंदगी इमेजिन करने लगती है, जिसके बाद टाकोटो उन दोनों को क्लिनिक में लेकर जाता है, जहाँ वो प्लेग डॉक्टर्स को बॉडीगार्ड्स की तरह उनके साथ भेजने वाला था।